गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर। मैं रोहित चौधरी आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं और आप सबके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। मेरी तरफ से कंप्लीट वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी की टीम की तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में इस त्योहार ऐसी बरकत लाए, ऐसी समृद्धि लाए जिससे आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से पुनः आप सब के लिए, आपके परिवार के लिए इस दीपोत्सव की, इस दीपावली के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। ईश्वर माँ लक्ष्मी आप सबको कामयाब करे। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ईश्वर अगली दिवाली आपको सरकारी पैसे से मनाने का मौका दे, कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य में 100% सफल हों, ऐसी मेरी मंगल कामना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे समाज को, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, जो आज त्योहार के दिन भी, आज साल का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली के दिन भी आप लोगों का जोश, आप लोगों का जज्बा इस वीडियो को देखने के लिए रुका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने भी सोचा कि यार 4-5 दिन आप लोगों की छुट्टी ना की जाए, आपके लिए क्लासेस लाई जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्डेड है, प्रीमियर है, लेकिन इन रिकॉर्डेड वीडियो को हमने बनाया है इसलिए कि सिर्फ आप लोगों की तैयारी बाधित ना हो, आप लोग तैयारी करते रहें। आज दीपावली का पावन पर्व है, इस बार एक बार फिर से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। चलिएगा, इस बहाने हम लोग आज आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। बात करूंगा अनअकैडमी की, तो प्यारे दोस्तों अनअकैडमी पर भी मेरी क्लासेस आपको दिखाई देती हैं। अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है तो हिस्ट्री सेकंड पेपर में आपको अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर बहुत जल्द ही हिस्ट्रोग्राफी का मेरा नया कोर्स लॉन्च होने वाला है। हिस्ट्रोग्राफी का मेरा नया कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं हिस्टोग्राफी पढ़ने के लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए, साथ ही दोस्तों पेपर 1 के कंप्लीट 10 यूनिट्स पढ़ने के लिए। तो मैं आपको अनअकैडमी पर पेपर 1 के भी पूरे 10 यूनिट पढ़ा रहा हूँ। आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, रोहित सर 10 के नाम से, जिससे आपको फीस में तुरंत प्रभाव से 10% का डिस्काउंट आ जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोग करना चाहते हैं, चाहे वो पेपर 1 की हो, चाहे वो पेपर 2 की हो, तो आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, रोहित सर 10। मेरा क्या है, आपका अपना रेफरल कोड है और रोहिताशु के नाम से आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो मी @अनअकैडमी, सर्च रोहिताशु। आप लोग मेरी प्रोफाइल को सर्च करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, मौर्यकालीन हिस्ट्री वोकेबुलरी लेके आया हूँ आज आपके लिए। स्पेशल क्लासेस में हमेशा लेके आता हूँ आपके लिए सैटरडे संडे में, और इस बार स्पेशल में मैं गुप्तकालीन शब्दावली लेके आया हूँ। प्राचीन भारत में मैंने आपको वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, ताम्रपाषाण काल से यानी कि प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल तक की, यानी कि उसमें भी ऐतिहासिक काल को भी काउंट करें तो मौर्य काल तक की, सपोज करो मौर्योत्तर काल तक की जो शब्दावलियां थी वो सब मैंने आपको पढ़ा दी थी। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गुप्त काल की इन शब्दावलियों को। तो दोस्तों देखिएगा, गुप्त काल की शब्दावलियों के लिए हम बात करते हैं। वर्तमान में जो शब्द हैं वो गुप्तकालीन व्यवस्था में क्या हुआ करते थे। आज राज्य के केंद्रीय विभागों का जो प्रमुख है, वर्तमान में जो हमें राज्य के केंद्रीय विभागों का जो प्रमुख है उसको हम सर्वाध्यक्ष के नाम से जानते थे गुप्त काल में। अंतःपुर का रक्षक प्रतिहार कहा जाता था। राजमहल के रक्षकों का जो मुखिया होता था उसको महाप्रतिहार के नाम से जाना जाता था। धार्मिक मामलों का जो प्रमुख होता था अधिकारी, उसको विनय स्थिति स्थापक कहते थे। तो ये गुप्तकालीन बातें हम लोग आज आपके यहाँ साथ करेंगे। इसके बाद में दोस्तों एक व्यक्ति दिखाई देता है आपको,
जिसको हम कहते हैं गज सेना। गज का मतलब होता है हाथी, ठीक है, गज का मतलब होता है हाथी। तो गज सेना का जो अध्यक्ष होता था वो महापीलुपति होता था। वहीं अश्व का मतलब घोड़ा होता है, और अश्व सेना का जो अध्यक्ष होता था वो महाअश्वपति कहलाता था। वहीं बच्चों, महासंधि विग्रह कहा गया था युद्ध व शांति के मंत्री को, और पुलिस विभाग का जो प्रमुख हुआ करता था उसके लिए शब्दावली यूज होती थी दंडपाशिक, ठीक है। दंडपाशिक कहते थे पुलिस विभाग के प्रमुख को। तो महाअक्षपाटलिक कहते थे बच्चों लेखाधिकारी को। ये लेखाधिकारी जैसे शब्द आजकल भी आपको दिखाई देते हैं, लेकिन उस टाइम पर इन लोगों को आप लेखाधिकारी नहीं कहते, वहां इनको महाअक्षपाटलिक के नाम से जाना जाता था। वहीं बच्चों, प्रांत जो होता था, आज हमारे यहाँ स्टेट होते हैं, ठीक है, आज हमारे यहाँ स्टेट होते हैं, उनको हम लोग देश के, भुक्ति के और अवनी के नाम से जाना करते थे। तो देश, भुक्ति और अवनी के नाम से हम इन प्रांतों को जाना करते थे। एक होता है बच्चों प्रांतीय शासक। इस प्रांतीय शासक को हम लोग उपारिक या महाराज कहा करते थे गुप्त काल में। चलिएगा आगे बात करते हैं। गोप्ता कहते थे हम लोग गुप्त काल में सीमा प्रांतों का शासक। जो सीमा पे प्रांत होते थे, सीमांत जो प्रांत होते थे, उन सीमांत प्रांतों का जो शासक होता था उसको गोप्ता कहा जाता था। वहीं बच्चों, जिले को आज हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ना जिसको, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो हम बोलते हैं उसको विषय कहा जाता था। और जिलाधिकारी की अगर हम बात करें तो इसको विषयपति कहा जाता था, ठीक है। ग्राम सभा के कुछ सदस्य होते थे, इनको महत्तर बुलाया जाता था, जबकि गांव के मुखिया को ग्रामिक कह करके बुलाया जाता था। कोषाध्यक्ष की बात करें तो भंडागाराधिकृत जो है वो कहा जाता था गाइस कोषाध्यक्ष को। वहीं अगर बात कर लें, भूमि से कर वसूलने वाला जो अधिकारी होता था वो गुप्त काल में धुर्वाधिकरण कहलाता था। तो आई थिंक आप लोगों को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होगा। जिस टाइम इस वीडियो को आप वॉच कर रहे होंगे उसी टाइम इस वीडियो को मैं भी वॉच कर रहा हूँगा, क्योंकि मैं हर वीडियो जो प्रीमियर होता है मैं पढ़ाने की स्थिति में नहीं होता, बट कहीं ना कहीं मैं ऐसा होता हूँ, या तो ड्राइव कर रहा होता हूँ या फिर मैं कहीं बिजी होता हूँ, तो मैं वो वीडियो देखता रहता हूँ कि कितने कितने बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा आप सब लोग इस वीडियो पे कमेंट्स भी करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा इतना भी मुझे बताएं। चलिएगा गाइज आगे बात करते हैं। वर्तमान शब्दों में एक शब्द दिखाई देता है हमें लेखा सहायक। ये लेखा सहायक जो है वो गुप्त काल में पुस्तपाल कहा जाता था, और दान विभाग का जो अधिकारी होता था उसको अग्रहारिक कहा जाता था। वहीं बच्चों, मौलिकम बोला जाता था वन विभाग के अध्यक्ष को। आज तो हम इसको फॉरेस्टर बोलते हैं, आज के समय में तो हम इसको फॉरेस्टर बोलते हैं, वन रेंजर, वन अधिकारी। तो आज इसको ये बोलते हैं। तो ये गुप्त काल में क्या हुआ करता था, मौलिकम हुआ करता था। वहीं कर वसूल करने वाला अधिकारी जो नगर में होता था, ठीक है, वो उसको हम सौल्किक कहते थे। जो चुंगियों पे रहता था ना, चुंगियों पे, चुंगी वगैरह पे जो रहता था उसको अपन सौल्किक कहते थे, और नगर को पुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नगर के अधिकारी को पुरपाल के नाम से संबोधित किया जाता था। वहीं बच्चों, ग्राम जनपद या पंचमंडली जो है वो होता था ग्राम सभा के लिए युक्त। तो ग्राम सभा जो होती थी, गांव के लोगों की जो सभा होती थी उसको पंचमंडली या ग्राम जनपद के नाम से जाना जाता था। राजा को फलों व सब्जियों के रूप में एक कर प्राप्त होता था जिसे भोग कहा जाता था, ठीक है। वहीं बच्चों, अन्न को मेय कहा गया है, अन्न को गुप्त काल में मेय कहा गया है, और खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। निवास के योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था, जबकि जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। और भूमि जो जोतने के योग्य नहीं होती है उस भूमि को सिल कहा जाता था। ये सब गुप्त कालीन प्रशासनिक शब्दावली है। आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेणी होती थी ना, व्यापारिक श्रेणी, उस श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक बुलाया गया है। और चिनांशुक, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन है। चिनांशुक जो है, ठीक है, वो रेशम का एक कपड़ा है। वृद्ध जो वेश्याएं हो जाती थी उनको कुट्टनी कहते थे, ठीक है। और कृषक जो होते थे उनको अग्रहारिण
या कुटुम्बिन कहा गया है, जबकि द्विज कहा गया है बच्चों ब्राह्मण के लिए। हल पर जो कर लगता था उसको हलखंड कहते थे, और भूमि का अधिपति निश्चित व्यक्ति जो होता था उसको सख्त कहते थे। ऐसे भूमि के मालिक जो खुद भूमि के निश्चित अधिपति होते थे उनको हम लोग सख्त के नाम से जाना करते थे। चलिएगा गाइस, आगे बात करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ जुड़ करके, इस क्लास को कंटिन्यू करके। आप लोगों के लिए गुप्त काल की शब्दावली में यहाँ पे लेके आया हूँ। आप लोग इसको कंप्लीट जो है करें रेगुलरली। बहुत शानदार रहने वाला है ये वीडियो, ठीक है। चलेगा, आगे हम लोग बात करते हैं। गुप्त काल में जो वर्तमान शब्द है, जो निश्चित व्यक्तियों के द्वारा भूमि की जुताई की जाती थी, उसको क्या कहा गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वाले सूत्र हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। प्राक सूत्र आपसे सीधा पूछा जाएगा, गुप्त काल में प्राक सूत्र से क्या तात्पर्य है। आद्रखिल, आद्रखिल किसके लिए आया। भूखंड जिस पर एक वर्ष तक कृषि ना हो उसको गुप्त काल में आद्रखिल कहते थे। भूमि जिसे अब तक किसी को ना दिया गया हो उसको अपरक्ष कहा गया है, ठीक है। जो भूमि किसी के लिए नहीं दी गई उसको अपरक्ष कहा गया। चांदी का सिक्का रुपयक, रुपयक कहलाता था चांदी का सिक्का, और गुप्त काल में दीनार कहते थे सोने के सिक्के को। स्वर्ण मुद्रा जो होती थी उसको दीनार कहा जाता था। और उपारिका, उपारिका कहा जाता था प्रजा पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता था, इस कर को प्यारे बच्चों उपारिका कहा गया। इसके अलावा मैंने बताया था आयात निर्यात एवं चुंगी कर शुल्क होता था, इसको लेने वाला व्यक्ति सौल्किक कहलाता था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछली स्लाइड पे ये पढ़ाया था। हवा तथा आत्मा के रिवाज, हवा तथा आत्मा के रिवाज, वटमुट। हवा का मतलब क्या होता है ना, यहाँ कहते हैं ना प्रेत आत्मा भूत वगैरह हवा का चक्कर है, ठीक है। भूत प्रेत हवा, इस हवा से यहाँ पे भूत प्रेत तथा आत्मा के कुछ रिवाज हुआ करते थे इनके यहाँ। अंधविश्वास वाली कहानी, वटमुट बोलते थे उनको। जो बिक्री करने पर कर लगता था, कल्पत उपकल्पत उसको कहा जाता था। चर्म कर्म का व्यवसायी, जो चमड़े का काम करता था। व्यापारी, जो चर्म का काम करता था, चमड़े का व्यापारी होता था, उसको कारवार कहा गया। गुल्म बुलाया जाता था सैनिक की एक छोटी टुकड़ी को, और पानी से चलने वाली घड़ी को घटिका बुलाया गया है, ठीक है। बर्मा कहा गया है श्री क्षेत्र, ठीक है। और उपकुलपति कहा गया है विहारपाल को। वहीं बच्चों गुप्त काल में मीमांसक एक शब्दावली दिखाई देती है आपको न्यायाधीश के लिए। उद्योगों के व्यक्तियों का सामूहिक निगम होता था, उनको कुलिक कहते थे। जो कुछ व्यापार करते थे उन व्यक्तियों का एक सामूहिक निगम होता था, एक संस्थान होता था, एक कमेटी होती थी, उसको कुलिक कहा जाता था। गांव का छोटा भाग पत्र कहलाता था, और कर्ज व दंड का प्रभारी जो व्यक्ति होता था वो साधनिक कहा जाता था। तो आई थिंक बच्चों गुप्त काल की ये प्रशासनिक शब्दावली आप लोगों को वाकई में बहुत समझ आ रही होगी। और आप लोग जो है इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। चलेगा, बात करते हैं आगे। रेशम के कारखानों का जो अधिकारी हुआ करता था उसको हम औन स्थानिक कहते थे। क्या कहते थे भैया, औन स्थानिक। तो कुलपुत्र, कुलपुत्र होता था भ्रष्टाचार का निरीक्षक करने वाला, कि भाई यहाँ पे धांधलेबाजी हुई कि नहीं हुई। तो भ्रष्टाचार जो निरीक्षक होता था उसको कुलपुत्र कहा जाता था। उसके बाद बच्चों कंकरीली भूमि, इसको सरकरा कहते हैं। पानी के निकट की भूमि, इसको कच्छ कहते हैं। विवादास्पद भूमि, इसको अप्रदा कहते हैं। पूरे गांव द्वारा सामूहिक रूप से कर दिया जाता था, उसको पिंड कर कहते थे। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने ही पढ़ाया है कई बार आपको। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। उत्सव द्वारा प्रजा, उत्सव पर प्रजा द्वारा राजा को भेंट, जैसे किसी के यहाँ कोई उत्सव मनाया जाता है तो वो राजा, अब जैसे वहां आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक, तो उत्सव आने पर प्रजा सामूहिक रूप से राजा को एक भेंट देती थी, उसे उत्संग कहा गया था। क्या कहा गया था, उत्संग कहा गया था। अधिक लाभ पर अतिरिक्त कर, अधिक लाभ कोई कमाता था व्यापार में तो उसको एक एक्स्ट्रा कर देना पड़ता था, जिसको पार्श्व कहा गया है।
और अनाज में जो राजा का हिस्सा निकलता था उसको धान्य कहते थे, जबकि न्यासी के समक्ष गिनी गई अमानत, न्यासी मतलब कि कोई व्यक्ति जो न्याय करने वाला है उसके सामने कोई अमानत रखी गई है, कोई गिना गया साक्ष्य है, उसको निक्षेप कहा गया है। और अनाज का जो व्यवसायी होता था उसको धनिक कह के बुलाते थे। जबकि पारदकी, पारदकी शब्द यूज हुआ है कास्ट का कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता था। जो कास्ट मतलब आज बढ़ई होता है ना, कारपेंटर, तो एक तरीके से जो कास्ट का काम, कास्ट का मतलब लकड़ी होता है, तो कास्ट का काम, लकड़ी का काम करने वाला जो व्यक्ति होता था वो पारदकी बुलाया जाता था। उसको क्या बोलते थे अपन? पारदकी उसको बुलाते थे। वही बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो मछुआरा, मछुआरा कौन होता था? दशक। मछुआरा कौन होता था? दशक जो है वो मछुआरा हुआ करता था। और जुलाहा, जुलाहा क्या कहते थे? तंतुवाच को, तंतुवाच, इसको तंतुवाय भी पिछले टाइम पीरियड पे आपने देखा होगा, लेकिन ये तंतुवाच हो गया गुप्त काल तक आते आते। अगर बात करें बच्चों यहाँ से रंगरेज, ठीक है, वर्तमान में आपने रंगरेज, रंगरेज शब्द जो है वो छिप, छिप शब्द जो है गुप्त काल में हुआ करता था। शिकारियों को कहा जाता था भिल्ल, और सपेरे जो होते थे उनको अहिगुणिक, जो सांप पकड़ने वाले सपेरे होते थे ना, अहिगुणिक कहते थे। तरह तरह के करतब दिखाने वाला जो व्यक्ति होता था ना, जादूगर टाइप, नौटंकीकार, उसको लंगनट कहते थे। अपराधियों का वध करने वाला सोपाक बुलाया जाता था। जैसे न्यायालय में देते हैं ना, जल्लाद होता है जो फांसी चढ़ा देता है, तो वो अपराधी जो पकड़ लिए जाते थे उनका जो वध करता था उसको सोपाक बुलाया जाता था। ठीक है, हीरा को वज्र कहते थे, पन्ना को मरकत कहते थे, और संगमरमर जो होती है ना आज आप देखते हैं उसको मणिशिला कहते थे। ये सब के सब आपको गुप्त काल में दिखाई देते हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। बांस का व्यापार करने वाला जो व्यापारी होता था उसको काठनिक बुलाया जाता था। दुकान पे जो व्यक्ति काम करता था उसको आपण कहते थे। वहीं प्यारे बच्चों, सड़क को पण्यवीची, पण्यवीची कहा गया है गुप्त काल में सड़क को, और व्यापारी को कहा गया है वैदेहिक। व्यापारी को क्या कहा गया है? वैदेहिक कहा गया है। नाई जो होता था ना, बाल कट करता है आपके, वो बाल कट करने वाला व्यक्ति कासवन कहलाया। और वहीं औषधक जो होता था उसको गंधिका कहते थे। दर्जी को सीवग, सीवग बुलाया गया, जबकि जो बुनकर होता था उसको पटला कह जाएगा। हलवाई को आपूपिक, आपूपिक हलवाई को बुलाया जाएगा। गुप्तकालीन प्रशासनिक शब्दावली आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ। मैं हूं रोहित चौधरी और आप पढ़ रहे हैं वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट के इस चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा आगे बात करते हैं। व्यापार में धन लगाना वसनिक, जबकि सकटों पर माल ले जाने वाले व्यापारी को हम द्रव्यक बुलाया करते थे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें अभी भी आपके सामने आना बाकी हैं। केरल को मलय उपत्यका कहा गया है। केरल को क्या कहा गया है? मलय उपत्यका। तेली जो होता था उस तेली को अंत पीलक बोलते थे। तेल बेचने वाला तेली, तेली को अंत पीलक बोलते थे। तो बच्चों, साधु क्या होता था? साधु होता था कार्यपटिक, कारपटिक, कारपटिक उनको बुलाते थे साधु को। जैसे आजकल बाबा लोग मिलते हैं ना, उसी तरीके से। ऊंट हो गया, घोड़े हो गए, खच्चर हो गए, वहलिका, ऊंट घोड़े खच्चर को वहलिका एक तरीके से पशुओं के लिए यूज हो सकता है। खिचड़ी, कृष्णरोधन, आजकल खिचड़ी खाते हैं ना बीमार होने पर। कचौड़ी, कचौड़ी खाते हैं ना हम, उस कचौड़ी को सुस्कुति, सुस्कुति, सुस्कुति कहते थे कचौड़ी को, याद रखना। छिपकली का मांस, इसको गोधा बुलाया जाता था। छिपकली के मांस को गोधा बुलाया जाता था। पान का जो पत्ता होता था उसको तांबुल कहते थे। विधि पूर्वक विवाह के द्वारा उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र कहा जाता था। आप हम सब औरस पुत्र हैं, ठीक है। तो ऐसा पुत्र जिसके माता पिता का पता नहीं हो, उस पुत्र को गूढ़ज कहा गया। और विधवा के द्वारा दोबारा से विवाह करने के बाद
कोई पुत्र उत्पन्न होता है उसको पौनर्भव कहते हैं, पौनर्भव कहते हैं। पुनर्भव की शब्दावली है, पुनर्भव को पौनर्भव बना दिया गया। देवदान कहा गया परिहार को, और मंदिरों को शासन के द्वारा प्राप्त गांव से होने वाली जो आय थी वो मेलबार कही गई, और गांव की जो छोटी इकाइयां होती थी उनको पैठ बुलाया करते थे। आप पढ़ रहे हैं क्या गुप्तकालीन प्रशासनिक शब्दावली। आई थिंक आप लोगों को मजा आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिएगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं दक्कन के कुछ शब्दों को। दक्कन के कुछ शब्द कैसे थे, देखो वर्तमान में जो आप लोहे की कार्यशाला बुलाते हो ना, इनको आयरन वर्कशॉप जिसको बुलाओगे आप, उसको पणिकल्लारी बुलाया जाता था दक्कन में। इंद्र के मंदिर को वज्रकूटम कहा गया था दक्कन में। मैं खुद स्लो लेके चल रहा हूं, डोंट वरी, टेंशन मत लो, पढ़ने पे ध्यान दो। छोटे गांव की सभा अवय कहलाती थी। मंत्री जो होते थे उनको अमेचार कहते थे, और छोटे जो राज्य होते थे उनको वेल्लल कहते थे। उपजाऊ कृषि का भूभाग मरुदम, तो सभा को नालवे कहा गया। गुप्तचरों को और्यम या वे, और्यम या वे, और राजा की जो सभा होती थी उसको मनरम कहा गया। वहीं बच्चों प्रांत को नाडु बुलाया गया, तो गांव को उर बुलाया गया। ये दक्कन के शब्द हैं। अब दक्कन का मतलब दक्षिणी साम्राज्यों के जो राज्य हुए उनके शब्द हैं। ये पूरे दक्षिण में सातवाहन काल से लेकर के, ठीक है, सातवाहन काल से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जो शब्दावली यहाँ पर चली, उस शब्दावली को मैंने दक्कन की शब्दावली के नाम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। कावेरी पट्टनम जो बंदरगाह था उसको पुहार कह के बुलाते थे। भूमि की नाप का जो पैमाना होता था उसको माँ व बेली, माँ व बेली कहते थे, वेली। और सेना का जो कप्तान होता था उसको एनाडी बुलाया गया। गणिकाएं व नर्तिकाएं परत्तियार, ठीक है, या कणिगैचर बुलाई जाती थी। अनुचित प्रेम को पेरुंदिणे कहा गया है। अनुचित प्रेम को जबरदस्ती प्रेम करता ना, पेरुंदिणे। स्त्री पुरुष का प्रणय निवेदन पांचत्रिणे, जब स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे को कहते हैं ना प्रपोज करना, प्रणय निवेदन, प्रपोज करना, आजकल के समय में प्रपोज करना, तो पांचत्रिणे। एक पक्षीय प्रणय निवेदन कैकिडे, कैकिडे, ठीक है, और धनी लोगों का निवास स्थान मरुवर हुआ करता था, जबकि सैनिक कार्यों में लगे हुए संपन्न किसान वेल्लार कहलाते थे। बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे फिर पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखें, फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, चलेगा। तो आपको देखना था, कृषक हो गया, वेल्लार, वेल्लारों का प्रमुख वेल्लारी, इन वेल्लारों का भी एक प्रमुख होता था, वो भी वेल्लारी। पत्नी पूजा, कर्णगी की पूजा, ये नूपुर वाली कहानी जो आपको संगम काल में दिखाई देती है, कर्णगी की पूजा होने लगी, तो पत्नी की पूजा कर्णगी की पूजा से मैच करती है। लूटपाट करने वाली जाति मलवर कहाई गई, लूटपाट करने वाली जाति मलवर कही गई। बात करें बच्चों शिकार करने वाली जाति का, तो शिकार करने वाली जाति एनियर कही गई। क्या कही गई? एनियर कही गई। रस्सी से पलंग बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनको पुलेयन कहा जाता था। वहीं जबरदस्ती वसूल किया जाने वाला जो कर होता था उसको हैरवे बुलाते थे। चुंगी या सीमा से जो शुल्क इस काल में मिलता था उसको उल्गू बुलाया गया। भूमि के कर को यहाँ पर करे कहते हैं, और अतिरिक्त कर, एक्स्ट्रा कर को इरवे कहते हैं। जबकि राजा को गुप्त काल में जो भोग अदा किया जाता था उसको कर्मे या पांडु बुला दिया गया। बड़े गांव को पेरूर, छोटे गांव को सिरूर, और पुराने गांव को मुडूर कहा गया। महासभा के सदस्यों को मासनम, पुरोहित को पुरोहितर, सेनापति को सेवा पतियार, और राजदूत को दूतर के नाम से इस दक्कन की शब्दावली में बुलाया जाता था। आई होप आपको अब मजा आ रहा होगा। चलिएगा हम लोग करते हैं आगे बात। वर्तमान शब्दों में अगर आप देखते हो तो तटीय शहर, तटीय शहर का क्या मतलब होता है? जो समुद्र के किनारे, तट के आसपास जो शहर होते हैं उनको यहाँ पे पट्टिनम बुलाया जाता था। प्रमुख सड़क को साले, नगर की मुख्य गली को तेरू, इंद्र को बुलाते थे वेंदन,
शासक वर्ग को बुलाते थे अरसर, ब्राह्मणों को इन्होंने बुलाया अंडनर, और वणिक यानी व्यापारी को इन्होंने बुलाया वेनिगर, और कृषक मजदूर किंतु चमड़े का कार्य करने वाला इसको बुलाया परियार। इंपोर्टेंट रहेगा, याद कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। खेत मजदूर दास के समान, खेत मजदूर जो दास के समान खेत मजदूर है लेकिन है दास के समान, उसको बुलाया गया कडेसियर। क्या बुलाया गया? कडेसियर। प्रेम से संबंधित काव्य जो होता था उसको हम लोग अहम बुलाते थे। प्रेम से संबंधित जो काव्य होता था उसको हम लोग चलेगा दोस्तों, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। तो हम बात कर रहे थे प्रेम से संबंधित काव्य को अहम बुलाते थे, युद्ध से संबंधित काव्य को पुरम बुलाते थे, और पर्वतीय क्षेत्रों से संबद्ध जो क्षेत्र होता था उसको कुटीजी कहते थे। समुद्री तट से संबंध जो क्षेत्र होता था उसको नीथल बुलाया गया, और कृषि भूमि से संबंध क्षेत्र को मरुथम बुलाया गया। जंगलों व लकड़ियों से संबंध क्षेत्र को मूलय कहा गया, और निर्जन स्थानों से संबंध क्षेत्र को पलय कहा गया। माता पिता की जानकारी के बिना विवाह करना कलाबू कहलाता था। आजकल करते हैं ना लव मैरिज, घर वालों को पता ही नहीं चलता, बाद में उनकी मर्जी के बिना ही शादी कर ली, तो उसको कलाबू कहा जाता था। परिवार वालों के द्वारा व्यवस्थित रूप से अगर किसी की शादी की जा रही है तो कारपू बुलाएंगे। पर गायकों व नर्तकियों के घुमक्कड़ जो दल गांव गांव जाकर के गाना नाच करते थे उनको पाणर व विडेशियर कहा गया था। व्यापारियों का सबसे छोटा वर्ग चेती और प्रमुख व्यापारी को वेनिगर, जबकि मलमल जो होता था उसको आरगरिटिक बुलाया गया। वह इकाई क्षेत्र जिससे कर लेते थे वरियम वारी कहा गया। बाजार को दक्कन में अवनम बुलाया गया। तो व्यापारिक कारवां का नेतृत्व मासा तूवान के द्वारा किया जाता था। करने वाला जो नेतृत्व करने वाला जो सारथवा होता था, व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाला जो सारथवा होता था उसको माशा तूवान के द्वारा बुलाया जाता था। व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाला सारथवा अभी बताया था माशातुवान, और व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाला जल सारथवा मानमिकन कहलाता था। याद रखना इस बात को। छात्रों को पिल्ले, जबकि शिक्षक को कड़कटार, कड़क्काटार। छात्रों को पिल्ले, कड़क्काटार, और पूर्व वैवाहिक प्रेम कुरिंजी, और लंबे समय का अलगाव पलई। पलई जब कोई किसी से दूर हो जाता है तो पलई हो गया। थोड़े समय का अलवाग मुलई, थोड़े समय के लिए अगर कोई अलग हो रहा है तो मुलई, और विवाह के बाद का प्रेम मरुदम, और शोकाकुल होना नेदल। स्वर्ण का व्यापारी पान वनिकेन, और अनाज का व्यापारी कुला वनिकेन। वहीं नमक के व्यापारी को उप्पू वनिकेन के नाम से जाना गया। चेचक की देवी मरिचम्मा होती थी, सीमा प्रदेश की देवी चेलम्मा होती थी, और मंदिर को कहते थे नगर। तो ये बच्चों दक्कन की कुछ शब्दावलियां आप लोग पढ़ रहे हो, आई होप आप लोगों को ठीक लग रही होंगी। चलेगा आगे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आप सबके लिए। नमक बनाकर बेचने वाले उमानार, और राजभवन में पुरोहित के रूप में नियुक्त अधिकारी अंधनार। पशुओं की लूट या चोरी की प्रचलित प्रथा वेच्ची, ये जो पणी होता था ना वैदिक काल में, वो वेच्ची हो गया यहाँ पे। भूत भविष्य जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति ज्योतिषी, तो अरिवार बुलाया गया ज्योतिषी को। ठीक है। मैदानी लोग उलावार, और पहाड़ी जनजातियों को कुराबर। युद्ध करने वाली जनजाति मरखदी। शिकारियों को कहा गया बेदार, और रक्षक को कहा गया पन्नार। तो ये सब आपको दक्कन की शब्दावलियों में दिखाई दे रहा है। आज से पहले तो कभी आपने ये पढ़ी नहीं थी, और आई थिंक मुझे लगता है आपको एक जगह ये मिलेंगी भी नहीं। तो बहुत, अब मैंने कहाँ से कलेक्शन किया वो बात छोड़िएगा, लेकिन बस बहुत बहुत मेहनत की इनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए। आप लोग तो बस पढ़िए और अपने कंटेंट को इतना मजबूत बनाइएगा कि कोई भी आकर के आपके साथ खेल के नहीं जा सके, यानी कि कोई भी एग्जाम आपको डिफीट नहीं कर सके। आप हर एग्जाम को डिफीट कर सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी कामना है।
मछुआरा किसको कहते थे? मीनावार बलेनार। तो अनगोदी कौन था? बड़े शहर का बाजार। राजा का पुत्र या भाई इलंगो कहलाया। मुकुटधारी जमींदार वेंदार कहलाता था। एक तरीके का एक लेवल होता था मुकुटधारी जमींदार का, वो वेंदार कहे जाते थे। राजा के अंगरक्षक को वेडेकार कहा गया। निम्न जाति की जो झोंपड़ियां होती थी पर कचेरी बुलाया गया इनको। शिल्पकारों के भवन कृपाण क्रमाणपेरी कहा गया। शमशान घाट को सुट्टू गोड़ कहा गया। गांव के वयस्क पुरुषों की सभा उर कहलाती थी। गांव के ब्राह्मणों की सभा सभा कहलाती थी। बलंगे को दक्षिणी बाहु कहा गया। इलंगे को वाम बाहु कहा गया। वीर मनुष्यों की प्रतिमा या जो स्मारक होते थे वीरेकल बनाए के नाम से जाने जाते थे। उच्च स्तरीय पदाधिकारी को पेरुंदरम कहा जाता था। कनिष्ठ पदाधिकारी को शेरुत्तरम कहा गया। लेखाधिकारी को ककाणी कहा गया। व्यवसायों की सभा श्रेणी रही। शिल्पियों की सभा पूग कहलाती थी। ये पूग वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कृषकों का संघ चित्तरी मेल कहा गया। राजस्व को आयम कहते थे। व्यापारिक संघ को एजुर्वर कहे जाते थे। तो आप पढ़ रहे हैं क्या? गुप्तकालीन प्रशासनिक शब्दावली जो कंप्लीट कर ली, उसके आगे का पोर्शन दक्षिण भारत की प्रशासनिक शब्दावली। अब दक्षिण भारत में क्या एक राजवंश तो है नहीं, मैंने आपको बताया था कि 7 वंश से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, 7 वंश से स्टार्ट करके और 12वीं शताब्दी तक लगभग दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले पहले जितने भी राजपूत काल में या राजपूत राजा या गैर राजपूत राजा जो यहाँ पे हुए हैं, जो वंश हुए, उन सब में ये प्रचलित थी कहीं ना कहीं। संगम काल से हमने इसको स्टार्ट किया। उपयोगी वृक्ष कर एक लगता था, मरमजाड़ी बुलाया गया इसको। सुपारी की बागान पे जो कर लगता था कड़मे कहा जाता था। और व्यापारिक प्रतिष्ठान पे जो टैक्स लगता था कड़ईरे। गृहकर भी लगता था महीने रे के नाम से। और तेल घानी पर कर लगता था, कच्ची घानी का जो तेल होता है पेविर। किड्डा कासू पशुओं पर लगने वाला कर था। लगान जो खेती पे लगता था कडिमे बुलाया गया उसको। गांव से सुरक्षा के बदले पडिकावल नामक एक कर लिया जाता था। द्वारकर सुरक्षा कर था। और द्वारकर की बात करूं तो वासिल रत्नम। स्वर्णकार कुंभकार बढ़ई आदि पर जो कर लगता था मगन में होता था उसको। और वार्षिक जो समिति होती थी उसको संवत्सर वरियम के नाम से बुलाया जाता था। वहीं बच्चों उद्यान समिति को तोट वरियम कह करके बुलाया जाता था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और तड़ाग समिति को ये रिवारियम। उड़ीसा प्रांत को कोसले नाडु। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी वारितो पत्तराक। वारितो पत्तराक थोड़े से तमिल भाषा के शब्द हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, परेशान नहीं होते। वरितो पत्तराक, ठीक है। सभा पुरगुरी, सभा के सदस्य पेरुमक्कल। राजा की भूमि प्रभु मान्यम। मंदिरों को दी गई भूमि देवभोग। वीर कलेजू व्यापारियों की वस्तु वीरपत्तन। मठों को दी गई भूमि पडटपुर। ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेव के नाम से जानी जाती थी। एक ब्राह्मण के स्वामित्व की भूमि को एक भोग्य कहा गया। वहीं समुदाय विशेष की सामूहिक भूमि को गढ़भोग्य कहा गया। अश्व सेना को मुनुरुक के मेहासने बुलाया गया, जबकि पैदल सेना को बड़पेई बुलाया गया, ठीक है। कैकोलर भी बुलाया गया। राजा का अंगरक्षक जो दल होता था वो कैक कोलस होता था। और गजारोही जो दल होता था उसको कुजरी मल्लर बुलाया जाता था। अश्वारोही अभी बताया, कुदिरे चेवेगर। भाला चलाने में निपुण जो सैनिक होते थे उनको सैगुंदर कहा जाता था। सैनिकों की छावनियों को कड़गम कहा गया। तो सेनाध्यक्ष को महादंड नायक बुलाया गया। अनेक देशों से व्यापार करने वाले व्यापारियों को जो संघ होता था उसको नाना देशी बुलाते थे। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वामपंथी जातियों पर कर इंदगाई वरी और दक्षिणपंथी जातियों पर कर वलंगाई वरी के नाम से जाना जाता था। सौदागरों पर भी कर लगता था, कदाई वरी उसको बुलाते थे। दलाली को कहा जाता था तरगु करना। बनकरों पर जो कर लगता था उसको कैकोला बुलाया जाता था, कैकोला कदमाई।
तेलियों पर जो कर लगता था सेक्कू कदमाई बोलते थे उसको, तेल के व्यापारियों पर जो कर लगता था कर्तिगाई काशू उसको बोलते थे, और नमक बेचने वालों पर जो कर लगता था अनिऋषि काशू उसको बोलते थे। मछुआरों के कर को बुलाया गया बच्चों एरिमिन काशू, तो शिकारियों पर जो कर लगा उसको विरिपीडी बुलाया गया। वहीं गडरियों पे जो कर लगा उसको इदाई पट्टम, और सुनारों पर लगने वाले कर को तत्तन पट्टम, और कुमारों पर लगने वाले कर को कुशुककनम, और नौका उतराई शुल्क देना पड़ता था ओड्डकुल्ली 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 ओड्डकुल्ली। तो बताइएगा कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट आपको। आई होप अच्छा लगा होगा। आगे अभी बहुत कुछ बाकी है, घबराना नहीं, जाना नहीं, हारना नहीं, थकना नहीं। आप सबके लिए दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली का त्योहार है और थोड़ा बहुत तो बनता है कि आप लोग इसको पढ़ें, एक बार वॉच करें पूरे तरीके से। तो मेरा प्रयास था कि यार आपकी छुट्टियां पूरे दिन तो क्या दिवाली मनाओगे आप, वैसे भी ठीक है बिजी तो रहते हैं, त्योहार है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा तो क्लास आपके लिए होना चाहिए, इसलिए मैंने सैटरडे संडे स्पेशल क्लासेस में हिस्ट्री वोकेबलरी, जैसा कि आपको बताया मैं कुछ ना कुछ नया लेके आता रहता हूँ हर बार, तो मैं हिस्ट्री वोकेबलरी आपके लिए लेके आ गया। आई थिंक मैंने ठीक किया, बाकी तो आप लोगों के कमेंट्स बताएंगे कि सर कैसा किया। गडरियों पे लगने वाला कर नेलन्नू था, नगद लगान को सिद्धम बुलाया गया। वहीं गीली भूमि को नंजाई कहते थे। आयंगारों को दी गई कर मुक्त भूमि मनियम कहलाती थी। प्रांतपति को नायक, जागीर को अमरम, गांव के अधिकारी को आयंगार, राजा को राय, युवराज का अभिषेक युवराज, मंत्रिपरिषद का युवराज के अभिषेक को युवराज पट्टाभिषेक, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष सभानायक, सचिव को रायसम और लेखाधिकारी को कर्णिकम के नाम से भी जाना जाता था। भैया मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी कौन होता था? मुद्रा करता। प्रांत, मंडल, जिला, कोट्ट या वलनाडु, परगना, नाडु, 50 गांव का समूह मेला ग्राम, गांव को उर कहते थे। संगीत में अभिनय यक्षगान, छाया नाटक को बोमलाट, मनुष्यों का क्रय विक्रय वेश्यवग, और जुलाहों को बुलाया था केक्कोलार। उत्तर भारत से दक्षिण में आकर बसे लोग बड़वा कहे गए। प्रभावशाली व्यापारिक वर्ग, दस्तकारी के साथ व्यापार करने वाले लोग सेट्टी या चेट्टी कहे गए, यानी प्रभावशाली व्यापारिक वर्ग सेट्टी या चेट्टी कहे गए, जबकि दस्तकारी के साथ व्यापार करने वाले लोग वीर पांचाल के नाम से इस काल में आपको दिखाई देते हैं। तो वहीं बच्चों हम बात करें भंडार ग्राम की, ये राज्य के नियंत्रण व स्वामित्व वाली जो भूमि होती थी उसको भंडार ग्राम के नाम से जाना जाता था। विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि उम्बली कहलाती थी, और युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति के परिवार को दी गई भूमि रत कोडगे या खत कोडगे कही जाती थी। ब्राह्मणों व मंदिरों की खेती जो है वो कुटगी होती थी। कृषक भू मजदूर को कुदी के नाम से जाना गया, और भूस्वामी व पट्टेदार के मध्य उपज के बंटवारे की जो व्यवस्था होती थी उसको वारम कहते थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वारम क्या है? तो भूस्वामी व पट्टेदार के मध्य उपज के बंटवारे की व्यवस्था वारम कही जाएगी। मणिग्रामम कहा जाता था प्यारे बच्चों व्यापार के मंडल को, तो गुल्प कहा जाता था सेना की टुकड़ी को। धनुर्धर को विल्लीगल बुलाया गया, तो घुड़सवार को कुदिरेच्चे वगैरह बुलाया गया। भू राजस्व को अस्तवन, जबकि सैन्य विभाग को कंदाचार। सिंचाई कर तमिल प्रदेश में दासाबंदा के नाम से, और ये सिंचाई कर आंध्र प्रदेश में कुट्टू कोडेस के नाम से लिया जाता था। गांव में एक चौकीदार होता था उसको तलस बुलाते थे। गांव की आय व्यय का जो निरीक्षक होता था उसको सैनिक टेवा बुलाया गया। स्मरण प्रस्तर को नडकुल कहा गया, और पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग होता था उनको चोर रज्जू कह के बुलाते थे। ठीक है, अधिकारियों के समूह को उड़न कुट्टम कहा गया। शुक्र को वेल्ली, मंगल को चेंडे, औषधि को मरंतु, नगर को पेटाई, तलवार को वल, बुनना को नुल, पहनना को नेम, मरना को नीरम, और कारीगरों से लिया जाने वाला कारुकर। सैन्य शिविर को कटक बुलाते थे या स्कंदावार बुलाते थे। मालाबार जो जगह थी उसको लिम्रका के नाम से जाना गया, और बड़ई को वर्दकी बोलते थे।
वहीं मछुआरा को दूषक और जिला मजिस्ट्रेट को मैरिद बुलाया जाता था। मैरिद, मैरिड मत लिख देना, मैरिद। तो ये कौन होता था? जिला मजिस्ट्रेट जो है वो मैरिड होता था। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया होगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे ये सातवाहन काल का है, आहार जो जिले का अधिकारी होता था इसको अमाय बुलाते थे। वहीं सातवाहन में पंजीयक को निमादकर, सातवाहन में नागार्जुनी कोंडा को श्री पर्वत कहा गया है। गांवों के समूह को चोल में तनियुर कहा जाता है। प्रतिमा कक्ष को गोकुल कहा गया और जलाशयों के रखरखाव में प्रयुक्त भूमि को एरीपट्टी कहा गया चोलों में। वहीं असमान मंडप कहा गया देवताओं की पत्नियों हेतु निर्मित मंदिर चोलों में। बहुत इंपॉर्टेंट है असमान मंडप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देवताओं की पत्नियों हेतु निर्मित मंदिर असमान मंडप। बौद्ध चैत्य खिड़कियों का छोटा रूप कुंडू कहा गया था। वहीं बच्चों बात करें हम विजयनगर की, यहाँ पे जो स्वतंत्र किसान होते थे वो हालमीर कहे जाते थे। इसी विजयनगर में बुद्धिजीवियों को करमुक्त भूमि दी जाती थी जिसको ननकार या बंद कहा जाता था। इसी विजयनगर में राज्य की आयव्यय का लेखा अठवने तंत्रम नामक एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता था, जबकि चोल काल में प्रधानमंत्री उत्तर मंत्री होता था। दस्तकार को कंपाल, खेतिहर मजदूर को परली, तेल का हाथ से घुमाने वाला कोलू कैगान कहा गया चोल काल में। बैलों की सहायता से जो कोलू चला उसको एचुगान कहा गया। बड़े कोलू को मेतुगान कहा गया। गांव के समूह को स्थल कहा गया। पेटीकोट को पावड़ कहा गया विजयनगर में। और विजयनगर में ही पश्चिमी दक्कन में भूमि की इकाई थल कही जाती थी। यही बच्चों बात करें विजयनगर के किसानों की तो इनको तियन बुलाया गया, जबकि विजयनगर के संगीतज्ञों को मलेर कह करके बुलाया गया था। संगम काल में जो आख्यानात्मक ग्रंथ हुए उनको मेल कान्नकुक, और संगम काल में उपदेशात्मक जो ग्रंथ हुए उनको किल्ल कन्नकु, और वीरों के सम्मान में वीर प्रस्तर खड़ा करने की प्रथा वीर केल, और वाकाटक काल में प्रधानमंत्री को सर्वाध्यक्ष कहते थे। जिलाधिकारी को वाकाटक काल में संतक, जबकि भूमि कर को क्लिप्त और तहसील अधिकारी को भोगपति और मंत्री को रहस्याधिकद। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। और छात्रों के लिए जो भूमि होती थी उसको चट्टगेई कहते थे पल्लव काल में। इसके बाद बच्चों अध्यापकों के लिए जो भूमि मिलती थी उसको भट्टगेई, और मंदिरों में विविध सेवाओं हेतु जो दान दिया जाता उसको तलवृत्ति, ये पल्लव काल का है। वहीं काकतीय वंश की कुछ चीजें आपको दिखाई देती हैं। जो ग्रामाध्यक्ष को रेडिया पेद्दकापु, ग्राम सरोवर को चिर्रुबु, गीली भूमि से जो कर एकत्रित होता था उसको पर, शुष्क भूमि से जो कर एकत्रित होता था उसको पंगमु, सीमा से जो शुल्क आता था उसको सुकम, चारागाहों पर जो कर लगता था उसको पुल्लरी, और बौद्ध विहार को महावाड़ या धेड़वाड़ कहा जाता था। संगम काल में सेना को पैदल, और संगम में युद्ध की देवी कौरवी, और विजयनगर में भू राजस्व को शिस्त के नाम से जाना जाता था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज का कंटेंट आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये सब बहुत पसंद आया होगा। कल आप सबके लिए गोवर्धन पूजा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। कल वापस मैं आपको बता देता हूं इसी टाइम पर 4 बजे, आप लोग देखना ना भूलिएगा। आपके लिए मेरी एक स्पेशल क्लास आएगी जिसमें मध्यकालीन भारत के पूरी शब्दावली को मैं आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो मध्यकालीन भारत की शब्दावली के साथ कल मैं वापस आप लोगों से मुलाकात करता हूँ, बिल्कुल शाम को 4 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। टेक केयर। पुनः आपको परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।